देखिए आलम, मैं इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे बेटे पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा देगी। मुझे तो हैरानगी इस बात की हो रही है कि जुबैदा ने तो मेरे बेटे को चोर ही बना के रख दिया, जिस पर आलम कहता है कि तुम्हारा बेटा कोई कम नहीं है। जब तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा ना, फिर तुम्हें समझ आएगी। जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा, फिर इन चीज़ों की समझोगे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बड़े शदीद गुस्से में आके काशिफ जुबैदा से कहता है कि आखिर आप होती कौन है मेरे बाप को मेरे खिलाफ करने वाली। मैं आपकी इस हरकत को कभी माफ़ नहीं करूंगा। जिस पर आलम जोरदार थप्पड़ मारता है काशिफ के मुंह पे और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुबैदा के साथ बदतमीजी करने की। मैंने तुम्हें पहले भी इस बात को समझाया था। जिस पर रुमैसा भी अंदर कूद पड़ती है और कहती है कि आपने इस औरत की वजह से अपने बेटे के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। आप काशिफ के साथ इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं? मतलब ये है कि पूरे तरीके से पागल हो चुकी है और किसी भी तरह से समझने को तैयार ही नहीं है कि वाकई में काशिफ ठीक नहीं। आलम कहता है कि जब खुद पुलिस तुम्हें पकड़ के लेके जाएगी ना, फिर तुम्हें उस चीज की समझ आएगी कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं। रुमैसा कहती है कि मैं सब भुगत लूंगी, लेकिन मेरे बेटे पर इस किस्म के इल्ज़ामात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप लोग ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखिएगा। ज़ुबैदा को भी साफ-साफ समझा दीजिए कि मेरे बेटे की तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर आलम कहता है कि नहीं, ये ज़ुबैदा का भी घर है और ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखो। इस घर में ज़ुबैदा का पूरा-पूरा हक है और वो जो फैसला करेगी मुझे मंज़ूर होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि लेकिन काशिफ़ मेरा बेटा है और जो कुछ भी होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब आलम को समझ आती जा रही है कि उसका बेटा एक चोर बन चुका है, बल्कि एक डाकू बन चुका है और किसी की ज़िंदगी के साथ भी खेल सकता है। बहुत जल्द इसका सारा राज़ फ़ाश होने वाला है, क्योंकि उसको तो पैसे देने से इनकार कर दिया है रुमैसा ने। रुमैसा कहती है कि मैं मज़ीद तुम्हारे साथ कोई भी और किसी किस्म का नहीं काम कर सकती। लेकिन ज़ुबैदा उसको बताने की कोशिश करती है कि देखो रुमैसा, अभी भी वक़्त है, अपनी आँखों को खोल लो और सारा कुछ ठीक कर लो। काशिफ़ की इन हरकतों पे नज़र रखो और उनको नज़रअंदाज ना करो। तुम नहीं समझ पा रही हो कि वो किस कदर गलतियों की तरफ जा रहा है और क्या करना चाह रहा है। जिस पर आलम कहता है कि बस अब जो ज़ुबैदा कहेगी ना वैसा ही होगा, तो बेहतर यही है कि कोई भी उसकी बात की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। अब तुम भी जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ जाओ। वो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो परीशे, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ इतना जहर क्यों भरा है। मैं मानता हूँ कि माजी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचती है। फिर आखिर तुम ये सब कुछ करने की कोशिश क्यों कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको कह दिया। हरमिनाल को भी इसी किस्म का शक है और वो कहती है कि यान के साथ इसकी मंगनी कोई आम बात नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात। मतलब ये है कि इन्होंने कुछ करने की कोशिश की है और जानबूझकर प्लानिंग के तहत ही सब कुछ किया है। बहुत जल्द ये राज भी फाश हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये दूसरी तरफ मैसा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि मुझे अभी और इसी वक्त इस घर से कोई और घर चाहिए, क्योंकि मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैं इस घर की जब की आई हूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के बारे में ही सुन रही हूँ, यानी कि ये डॉक्टर बन गई और मेरा बेटा निकम्मा रह गया। आखिर ये सब कुछ क्या है? इस पर जुबैदा कहती है कि अगर तुम बच्चों के दरमियान इस तरीके से मुआवजे करोगी ना, तो देखो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। सवाए परेशानी के और क्या है तुम्हारे पास? और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं इस परेशानी से निकल कर ही दम लूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे पता है कि अब मुझे कैसे इन मामलात को संभालना है, क्योंकि तुम्हारे साथ रह के मेरी जिंदगी इसी तरीके से जाड़ और बियाबान रहेगी। मैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब ये सोच अपने दिल से निकाल दो कि आदम मजीद तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ होगा। बहुत जल्द उस पर तुम्हारी हकीकत खुल जाएगी और सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। फिर सारे राज फाश हो जाएंगे कि तुमने किस कदर घटिया हरकतें की हुई हैं। अनाया और अयान दोनों मिलकर बड़े बुरे तरीके से जाल फंसाने की कोशिश कर रहे हैं परीशे के ऊपर। परीशे बेचारी परेशान हो चुकी है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो कहती है कि अयान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें मंगनी कर रही है, मतलब ये है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है उसके साथ, अनाया के साथ, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा दिमाग इतना गलीज तरीन तरीकों पे कैसे जा रहा है? मतलब ये है कि ये सारी हरकतें करके तुम ये साबित करना चाह रहे हो कि तुमने अनाया के साथ मिलके ये साजिश की थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा अयान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि देखो, मुझे ये चिक-चिक बिल्कुल भी तुम्हारी पसंद नहीं है, तो बेहतर यही है कि इस तरह की कोई बात ना की जाए।
लेकिन जी आप देखेंगे कि बारी ये समझ रहा है कि आखिर ये मामलात कब तक चलेंगे। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़की ने अयान को ही क्यों चुना है। इसमें भी इसकी कोई ना कोई साजिश ही छुपी होगी। जिसको सुनकर मृणाल कहती है कि देखो भई, हम तो इसे कुछ भी नहीं कह सकते। जो कुछ भी उसने किया सो किया, अब कुछ भी कहना नहीं बनता है। आखिर मैं कौन होती हूँ इसको सारी चीज़ों में तसल्ली देने वाली और कहने वाली। उसकी अपनी मर्ज़ी थी जो कुछ उसने किया। अनाया को समझाता है बारी और कहता है कि देखो नाया, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्या किया और क्यों तुम ये सब कुछ करना चाह रही हो। मतलब ये है कि तुम्हें पूरी दुनिया में अयान के अलावा और कोई लड़का नहीं मिला था। तुमने अयान को ही इन सब चीज़ों के लिए क्यों चुना। इस पर वो कहती है कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, तो बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात ना की जाए। मुझे किसी बात से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे जो भी हो, अब आपको ये बात समझ जानी चाहिए। आप देखेंगे कि परिशे काफी हैरान और परेशान है। आती है और बारी से कहती है कि बारी, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मामला किस तरफ जाने वाला है। आखिर कब तक ये तमाशे ऐसे ही चलेंगे। मुझे तो इस चीज का इल्म ही नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे नाया और अयान की हरकतें काफी ज्यादा मशकूक दिखती हैं। जिसको सुनकर वो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो परिशे, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ इतना जहर क्यों भरा है। मैं मानता हूँ कि माजी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचती है। फिर आखिर तुम ये सब कुछ करने की कोशिश क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको कह दिया। खैर मृणाल को भी इसी किस्म का शक है और वो कहती है कि यान के साथ इसकी मंगनी कोई आम बात नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात। मतलब ये है कि इन्होंने कुछ करने की कोशिश की है और जानबूझकर प्लानिंग के तहत ही सब कुछ किया है। बहुत जल्द ये राज भी फाश हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये दूसरी तरफ उर्मिला काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि मुझे अभी और इसी वक्त इस घर से कोई और घर चाहिए, क्योंकि मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैं इस घर की जब की आई हूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के बारे में ही सुन रही हूँ। यानी कि ये डॉक्टर बन गई और मेरा बेटा निकम्मा रह गया। आखिर ये सब कुछ क्या है। इस पर जुबैदा कहती है कि अगर तुम बच्चों के दरमियान इस तरीके से मुआवजे करोगी ना, तो देखो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। सवाए परेशानी के और क्या है तुम्हारे पास, और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं इस परेशानी से निकल कर ही दम लूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे पता है कि अब मुझे कैसे इन मामलात को संभालना है, क्योंकि तुम्हारे साथ रह के मेरी जिंदगी इसी तरीके से जाड़ और बियाबान रहेगी। मैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब ये सोच अपने दिल से निकाल दो कि आलम मजीद तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ होगा। बहुत जल्द उस पर तुम्हारी हकीकत खुल जाएगी और सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। फिर सारे राज फाश हो जाएंगे कि तुमने किस कदर घटिया हरकतें की हुई हैं।